ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साथी अध्यक्ष जी और सभी साथी आज यहाँ मौजूद हैं, बाहर शायद बारिश हो रही है इसलिए लोग नहीं आ पाए। दरअसल आज हम यहाँ हमीश हमको बोला था कि आगे के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होता है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मुझे मिलती है, लेकिन मेरा भी बहुत दिन हो गया इस तरह कार्यक्रमों में आए लगातार दूसरे तरह के काम में व्यस्त रहे। और आप लोग जानते हैं बंगलाभाषी होने के कारण अप्रैल का महीना जो है अप्रैल मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 14 अप्रैल को नया साल का कार्यक्रम होता है, 9 मई को रविन्द्रनाथ की जयंती है और 2 तारीख सत्यजीत राय की जयंती थी। तो इस तरह से कई कार्यक्रम हो जाते हैं। तो 1 मई को हम आए थे बैंक में कार्यक्रम हुआ था उसमें और आज यहाँ आ गए। जो ये विषय है ये विषय अपने आप में तो लंबा चौड़ा विषय है, इस पर बहुत कुछ ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2-4 बात उन्होंने कहा अनुभव की बात, ये अनुभव से ही हम 2-4 चीज़ों को लेकर आपके सामने बात रखने का प्रयास करेंगे। मजदूर वर्ग और साहित्य की दुनिया, ये ये जो नाम है यही अपने आप में एक डायरेक्टिव को पैदा कर रहा है। मजदूर वर्ग विषयी साहित्य की दुनिया, दोनों के बीच क्या रिश्ता है, अच्छा बुरा, इस रूप में रखा गया है। इधर 2 दिन पहले फेसबुक पर एक हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार उनके पुत्र का एक बयान आया था कि मेरे पिताजी ही पहली बार मजदूर वर्ग के बारे में, मजदूर वर्ग को अपनी कहानियों में ले आए। शेखर जोशी के बारे में उन्होंने लिखा तो बड़ा अजीब लगा कि खुद प्रेमचंद ही थे, प्रेमचंद लिखे और प्रेमचंद ने फिल्म बनाई। बॉम्बे गए तो उनकी ही स्क्रिप्ट पर फिल्म बनी, वो फाइनली रिलीज नहीं हो पाई, बड़ा सवाल है, बहुत सारा बैन हो गया कई जगहों पर। हाँ, इसलिए ये इन्होंने पहली बार लिखा, थोड़ा अजीब लगा। तो फिर ये मतलब बहुत इसलिए अजीब लगा कि इतना बेचैनी क्यों कि हमने मजदूर वर्ग के बारे में लिखा, जबकि हम यही सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो हमने मजदूर वर्ग के बारे में लिखा है, तो आप जहाँ हैं उसके बारे में लिखिए ना। मजदूर वर्ग को अगर आप मानते हैं कि वो एक ऐसा वर्ग है इस पूंजीवाद की जो दुनिया है उसमें वो एक ऐसा वर्ग है जो आने वाले क्रांति में वो नेतृत्वकारी भूमिका होगी, तो स्वाभाविक है कि वो अपने बारे में कहानियों को जानने के लिए बहुत उत्साहित नहीं हो। वो दुनिया के बारे में जानना चाहेगा, दुनिया के हर वर्ग के बारे में जानना चाहेगा, दुनिया के हर वर्ग के बीच का जो तनाव है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके बारे में जानना चाहेगा। तो उसके बारे में अगर समझ जिसमें पैदा नहीं हुआ फिर वो किसी क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। वो जानना चाहेगा कि पूंजीवाद के जो मतलब बालकनीज हैं, जो बहुत गुप्त जो बालकनीज सीधा सत्ता के केंद्र से उनके घर तक पहुंचते हैं, तो वो जो बालकनीज हैं उसमें वो कैसी बातें करते हैं अपनी पार्टीज में, और जो डीप स्टेट कहा जाता है वहाँ कैसे कैसे डील होते हैं और उसका असर जनता पर कैसे पड़ता है। टॉल्स्टॉय को लेनिन ने कहा था कि वो क्रांति की आईना है। इस बात को हम नहीं बोल रहे हैं, आप सब लोग तो लेनिन ने कहा था कि वो क्रांति की आईना है। तो इस पर जो है बहुत सवाल पैदा हुआ
काम था। जो प्रिंस है, जो नायक है वॉर एंड पीस में, वो रात के वक्त बाहर निकलता है, वो देखता है जो शांत पड़ा हुआ युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र में वो पूरा आदमी घूम रहा है। उसके अलावा कोई आम आदमी नहीं है, कोई वॉर एंड पीस उपन्यास है। आज्ञा कारेनिना भी एलिट क्लास को लेकर उपन्यास है। उसमें एक मजदूर है, इंजन का चालक। तो आज्ञा कारेनिना जब कूदती है ट्रेन के सामने, उसके ठीक एंड पहले उसमें सड़क के लिए वो इंजन ड्राइवर दिखाई पड़ जाता है। इसके अलावा तो कोई नहीं है। जो हुस्सार है उसमें जो सैनिक है, जो एलिट है। सेवास्तोपोल की कहानियां, उसमें भी सैनिक है। हाजी मुराद जो बाकी दुनिया का उपन्यास है, उसमें भी एक एशियाई क्षेत्र का राजा है, जार है। तो टॉल्स्टॉय क्रांति का आईना कैसे हुआ, या रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, उसमें नेटिव ऑफ नायक है, वो भी मजदूर नहीं है। और उसकी जो नायिका जो मतलब कोर्ट में आती है उसके खिलाफ, वो भी ये नहीं है। तो कैसे आता है, कैसे वो क्रांति का आईना बने? तो लेनिन के इस तथ्य से मार्क्सिज्म का एक थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन किया रहा है, तो जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। वो आईना का मिरर रिफ्लेक्शन, जैसा हम हैं कि उसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है, वो नहीं है, बल्कि यथार्थ को कैसे दिखता है, उसका मिरर इमेज कैसे बनता है दिमाग में। तो उन्होंने दिखाया कि टॉल्स्टॉय ने जिन सवालों को पैदा किया, टॉल्स्टॉय ने उस जारशाही के जमाने का जो समाज है, उस समाज में एक स्त्री के अस्तित्व के बारे में, इवन पुलिन वर्ग के भी एक व्यक्ति के जो सोच है उसके बारे में, जो अंतर्विरोध है समाज के वर्ग के अंतर्विरोध, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा, क्या उन सवालों का समाधान क्रांति ने किया? इस मामले में वो आईना है कि क्रांति जिन चीजों का समाधान किया, क्या वे सवाल उसमें हैं, क्या वे सवाल इंगित करते हैं इन सवालों का तत्काल समाधान होना चाहिए? तो इन दैट रेस्पेक्ट टॉल्स्टॉय रिफ्लेक्टेड द रिवॉल्यूशन। तो इसीलिए आज के जमाने में मजदूर वर्ग के बारे में हम लिख दिए, मजदूर वर्ग लाल झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, क्रांति का लाल झंडा लुक रहा है, या आप मजदूर के तो कोई फर्क नहीं। लेकिन जो यथार्थ है, उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को कितना दूर तक, कितनी गहराई तक, उसमें जो मानवीय यथार्थ है उसको आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। पहले तो खुद देखें सही ढंग से और उसको प्रकट करें। तो मजदूर वर्ग को उसकी जरूरत है, मजदूर वर्ग को जरूरत है इस बात को जानने का कि अंबानी कैसे गेल इंडिया लिमिटेड की गैस की चोरी करता है गोदावरी के बेसिन में। क्या आप इसको साहित्य के माध्यम से दिखा सकते हैं? मजदूर वर्ग को जानने की जरूरत है कि परागंगा प्रोजेक्ट में अपना जो रेसिन का प्लांट है, उसमें जो बॉल तैयार करता है वो पॉलिथीन का, उस बॉल को पटना में बेचने के लिए पटना के एजेंट को पैसा देता है कि वो हल्दिया से नहीं मंगाए, वो परागंगा से ही मंगाए। क्या आप इसको दिखा सकते हैं अपने साहित्य में? क्या अडानी का सिलो जो पूरे देश में बन गया, तमाम विरोध के बावजूद विरोध बन के तैयार है, अगला मौका जो ही मिलेगा भाजपा सरकार को, वो दोबारा किसान बिल नए रूप में लाएगी, ताकि उन सिलों को मतलब जगह मिले, वहाँ गेहूं रखना, वहाँ अनाज रखना मजबूरी हो जाए, किसानों के लिए वही वो रखे, और उसके माध्यम से उसको बैंक लोन का फायदा देकर तो कहा जाएगा कि देखो हम कह रहे थे कि किसान बिल जो है अच्छा है, इन लोगों ने तुमको लाने नहीं दिया, देखो कितना अच्छा तुमको अभी लोन मिल रहा है बैंक से, तुम सिलों में, अडानी के सिलों में गन्ना रख रहे हो, उसका रसीद मिल रहा है, उस रसीद को तुम जमा कर रहे हो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में, और तुमको बैंक से सरकार लोन मिल जा रहा है। एमएसपी का झगड़ा खत्म, उसको जो है माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से कर्ज का झगड़ा खत्म, उसको गोडाउन, अडानी के गोडाउन में वो अनाज रखेगा, उसको रसीद मिलेगा, रसीद से उसको जो है लोन मिलेगा, पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। तो इस यथार्थ को देखने की जरूरत है, हम इसको दिखाएंगे तो ज्यादा उसके लिए काम का होगा। तो वर्किंग क्लास को पूरी दुनिया के बारे में जानना जरूरी है। वर्किंग क्लास को जरूरी है कि अपना जो संगठित तबका है उसके हड़ताल के बाहर, अभी हरियाणा में जो इतनी बड़ी हड़ताल हो गई, यहाँ कोई संगठन उस रूप में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी गैस के दाम बढ़ने से इतने दिनों की जो छिड़ी हुई वास्तविकता थी कि लोग 8,000, 9,000, 10,000 में काम करते थे, वो
तो इसीलिए मजदूर वर्ग और साहित्य की दुनिया जब हम कहते हैं तो उसमें ईमानदारी के साथ यथार्थ को देखने की दिखाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम एक भी कहेंगे ये एक ट्रेंड है, हम लोग साहित्यकार हैं, कोई यहाँ पर बहुत कम लोगों को छोड़कर फुल टाइम साहित्यकार कोई नहीं, सब नौकरी किया है, पेंशन मिलता है क्या नहीं भी मिलता होगा, लेकिन नौकरी किया और या कोई रिटायर किया है और वो साहित्य कर रहा है। लेकिन हम जहाँ हैं या जहाँ हम थे वहाँ जो ट्रेड यूनियन था उसके प्रति हम कितना ईमानदार थे। हमको याद आ रहा है, आप एक्सपीरियंस की बात बोले, 2007 में बैंक में एक स्कीम आया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पहली बार आया था बैंक में। उसका नाम दिया गया था गोल्डन हैंडशेक। उस गोल्डन हैंडशेक को काफी भावना इस माने में था कि 2000 में अगर हम रिटायर करते तो 2000 से लेकर 2012 12 साल की पूरी तनख्वाह, यानी 12 144 महीने की तनख्वाह हमको पूरा का पूरा उसी समय मिल जाता, प्लस 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा रशिया के रूप में ये हमको सरकार मिल जाता और पेंशन का जो बेनिफिट है वो भी हमको मिल जाता। लेकिन दोनों यूनियन, वर्कमैन यूनियन है एआईडीए और बीपी, दोनों ने ज्वाइंटली कॉल दिया कि नहीं इसको बॉयकॉट करना। हम लोग सबको ही बॉयकॉट किए, लेकिन हम अपने सामने हम देखे हुआ वामपंथी बहुत चर्चित कवि है, वो वही डीआरएस लेकर निकल गए संगठन सदस्य होने के बावजूद। वो यही कहेंगे कि हम परमिशन लेंगे, तो परमिशन कौन नहीं देगा भाई, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़े है आपको एक्सपेंड कर देगा। आप बोलेगा अच्छा भाई आप ले लीजिए, और दूसरा आदमी तो और वो वही डीआरएस लेके हुए मतलब कि पार्टी संगठन के नेता बन गए कि बहुत जरूरत थी उनको, नहीं तो नेता नहीं बन पाते थे। वो डीआरएस लेकर डीआरएस नहीं देना था तो गोल्डन हैंडशेक में क्यों गए, आप स्कीम के बाहर जाके देते। इस स्कीम के लिए हम लोग को इतना अपमान झेलना पड़ा। इनको भी याद होगा कि जिस दिन को खत्म हुआ पीरियड, आयोग का सर्कुलर आया कि जो लोग इसको ये कर रहे थे, नकार रहे थे, हमने उनको धूल चटा दिया, हम लोग को झेलना पड़ा। तो इसलिए हम कहेंगे, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हमको याद है कि इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्राइक हुआ था, लोग जो है नीचे बैठे हुए थे, टिकटिंग चल रहा था, उस टिकटिंग को लांघ कर उस समय अरुण शौरी एडिटर थे, अरुण शौरी भीतर गए थे, अरुण शौरी के साथ कई कर्मचारी भीतर गए थे, उनमें एक कवि भी थे, इनका हम बहुत चर्चा करते हैं, मेरे बहुत प्रिय कवि। इसीलिए हम जिस संगठन में जहाँ काम कर रहे हैं उसके प्रति हम सिर्फ ईमानदार ही नहीं हो, बल्कि हम उसमें भी सक्रिय रूप से काम करें, तभी हम मजदूर वर्ग को बेहतर समझ पाएंगे। मजदूर वर्ग कोई बाहर की दूर की चीज नहीं है कि हम जहाज पर जाएंगे, हम खेत में जाएंगे, हम कारखाने में जाएंगे, धुआं में जाएंगे, हम ईट के भट्ठा में जाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। बड़े बड़ी हुआ आप जहाँ भी हैं वही आपके लिए रण क्षेत्र है। ये माता देवी बोलती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वही तुम्हारा रण क्षेत्र है, आप वही आपका रण क्षेत्र है। उस रण क्षेत्र को आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ वहाँ के मानवीय यथार्थ को कितनी दूर तक आप दिखा पा रहे हैं लोगों को और देख पा रहे हैं, इसी में डिपेंड करता है कि आपके साहित्य की श्रेष्ठता और उस साहित्य की जरूरत मजदूरों को है। इसलिए कि मजदूर को अगर क्रांतिकारी वर्ग से कुछ बनना है तो उसको इन तमाम बातों की जानकारी रखनी होगी। लेकिन नहीं कहा इस बात को पर्टिकुलर सेंटेंस हमको अभी याद नहीं है क्योंकि हम कोट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी बात को कहा था कि सिर्फ मजदूर वर्ग की समस्याओं को जानकारी लेने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जहाँ कहीं भी जो भी इंजस्टिस हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी लेना होगा और उसके बाद उसके खिलाफ उसको प्रतिवाद करना होगा। इतनी ट्रेनिंग उसमें होनी होगी प्रतिवाद करने की, तो फिर वो क्रांति का नेता नहीं बन सकता। इसलिए हम कहेंगे कि साहित्यकार जो आज हैं उनको बेहतर काम करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसके रियलिटी को दिखाने के लिए, देखने के लिए, जो भाषा दिखा सके वैसी भाषा को करने के लिए, जो हार्ड ब्रूटल रियलिटी को दिखा सके। एक कवि की कविता पढ़ते हैं ना, साली माता, ईरान के एक मजदूर कवि हैं, ईरान के ही तो ईरान के ही हैं, 4 लाइन की कविता है,
पानी ये जमीन जो है वो लाल हो जाता है, ठीक उसके बाद जाते हैं तो मजदूर जब दिखता है तो लाल होता है। इसके अलावा कुछ नहीं करते, आवेग से कविता को आगे नहीं बढ़ाते। जो हार्ड रियलिटी है उसके अंदर जो उसका जो एसेंस है उसमें मानवीय संवेदन इतना सघन रूप से मौजूद है कि उसको अलग से चित्रित करने की, नए नए चित्रकल्पों में उसको डालने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम हार्ड ब्रूटल रियलिटी को उसने ऐसे सामने रख दिया है कि आदमी को संजोग देता है। तो हम अपने साहित्य में उस ताकत को पैदा करें ताकि हम जो रियलिटी बाहर में है उसको हम दिखा सकें। रोज हो रहा है। अभी हम सवेरे सोच रहे थे कि जो भी यहाँ सरकार आती है वो सरकार पहली ही योजना देती है कि हम 12 को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 4 रोड ब्रिज बनाएंगे, ओवर ब्रिज बनाएंगे। आज तक पटना नगर निगम जो बिहार के तमाम नगर निगमों में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा बजट जिसके पास है, वो अपने जमीन के नीचे नाले में उतरने वाली कर्मचारियों के लिए एक पॉलिथीन का फुल ड्रेस और एक गैस मास्क दिया आपके तो नहीं दिया है। हम नहीं समझते कि बहुत ज्यादा कीमत है इसका, एक गैस मास्क का और पॉलिथीन की एक ओवरऑल का ऊपर से नीचे तक निकले, लेकिन आज तक वो नहीं दे पाया और कभी भी उसका प्रायोरिटी नहीं बनता। आज जब वो कह रहा है कि नया कैबिनेट बना रहे हैं विकास को लेकर, विकास के विजन को लेकर, इस विकास के विजन में कहीं ये एजेंडा ही नहीं है कि बिहार का जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको कैसे अगले 1 साल तक हम कितना बढ़ाने का प्रोग्राम ले, और ये जो छोटे छोटे जो काम है इन कामों के प्रति हम कितना ध्यान दें। उसमें खाली यही है 12 को स्मार्ट सिटी, 18 को रोड, 5 को ओवर ब्रिज, मेट्रो रेल, यही सब। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये रियलिटी को हम जहाँ तक जैसा देख पाते हैं उसको लाने की जरूरत है। वही साहित्य